साथियों, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब एग्रीकल्चर में बैंक कई तरह के लोन देते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म लोन है, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन में साथियों जो 18 महीने तक के लोन्स दिए जाते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन में क्लासीफाई होते हैं, जिसमें क्रॉप लोन है, केसीसी हैं और लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट हैं। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लोन कम समय के लिए दिए जाते हैं वो सारे एक्चुअली शॉर्ट टर्म में क्लासीफाई होते हैं। और मीडियम और लॉन्ग टर्म में जो नॉर्मली 30 महीने से ज़्यादा का टाइम के लिए जो लोन्स दिए जाते हैं, जिसमें कि माइनर इरिगेशन के लिए हो सकते हैं, फार्म मैकेनाइजेशन के लिए हो सकते हैं, प्लांटेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, डेयरी के लिए, कई सारी कैटेगरीज़ हैं। ये सभी जो हैं वो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में क्लासीफाई होते हैं। क्रॉप लोन साथियों क्या होते हैं? क्रॉप लोन जो है बैंक देते हैं जो कि एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनकी जो सीजनल ऑपरेशन जो करते हैं वो, तो उनके जो शॉर्ट टर्म जो कॉस्ट आती हैं, चाहे वो अ, फसल जो पालन करने के लिए, बीज के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, ये सारे जो खर्चे होते हैं किसानों के, उन सभी के खर्चों को मीट करने के लिए, उनको फाइनेंस करने के लिए ये क्रॉप लोन्स दिए जाते हैं। और ये प्रायोरिटी सेक्टर में साथियों क्लासीफाई होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाले में। अब केसीसी क्या है साथियों? रिवाइज्ड स्कीम जो है केसीसी की 1998 में, 1998 में केसीसी स्कीम लॉन्च की गई थी। साथियों केसीसी भी एक क्रॉप लोन का ही पार्ट है, क्रॉप लोन के ही टाइप है एक। और केसीसी का जो एम था वो शॉर्ट टर्म फॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड करना फार्मर्स को, जिसमें जो कल्टीवेटर्स हैं जिनकी खुद की ज़मीन है, साथ ही जो टेनेंट फार्मर हैं जो कि ज़मीन कुछ समय के लिए किराए पे लेते हैं फसल करने के लिए, तो इन सभी की जो एग्रीकल्चर नीड है उनको पूरा करने के लिए केसीसी स्कीम लॉन्च की गई थी। और उनके रेट जो हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी कम हैं, वाजिब, मतलब वो है जिसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट हैं। उससे पहले साथियों क्या होता था, केसीसी जब स्कीम नहीं आई थी उससे पहले किसानों के पास ऐसा कोई फॉर्मल तरीका नहीं होता था, काफ़ी कम मात्रा में फाइनेंसिंग जो है किसानों को मिलती थी। इसकी वजह से उन्हें अक्सर जो है साहूकारों से या ऐसे लोगों से ऋण लेना पड़ता था जहाँ पे उसकी कॉस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी ज़्यादा होते थे। कई बार 20 से 25%, 30% तक सालाना उन्हें ब्याज देना पड़ता था। और उतनी आमदनी खेती में होती नहीं थी, तो वो कर्ज एक बार उन्होंने अगर ले लिया तो उसके इंटरेस्ट भरने में ही रह जाते थे, मूल रकम वैसे ही रह जाती थी और वो कर्ज के चंगल में फंसते रहते थे। तो इसी सब को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने केसीसी स्कीम लॉन्च की गई थी 1998 में इंडिया में, और इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ किसानों को। साथियों एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी केसीसी पे बनाया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब इसमें क्या है साथियों, जो गवर्नमेंट हैज़ सिंप्लीफाइड द एप्लीकेशन प्रोसेस टू इंक्रीज इंटरेस्ट अमंग फार्मर्स। इसमें क्या है, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट इसका किया गया है ताकि आसानी से किसानों को ऋण मिल जाए। और रिपेमेंट पीरियड भी सिंप्लीफाई किया गया है, फसलों के हिसाब से, हार्वेस्ट सीजन के हिसाब से जो रिपेमेंट शेड्यूल रखा गया है, ताकि जब किसानों की फसल कटे, मान लीजिए कोई साल में एक फसल उगाता है तो उसकी साल में सालाना उसका रिपेमेंट रखा है, साल में एक बार उसको अपनी लिमिट जो पैसा है सारा जमा करना है, लिमिट रिन्यू करनी है। और जो साल में दो बार जो दो फसलें रखते हैं 6 महीने की, उनको उसी तरह से हाफ ईयरली रिपेमेंट उनका रखा गया है। तो हार्वेस्टिंग सीजन के हिसाब से रिपेमेंट भी है, सिंप्लीफाइड जो है प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी इसमें क्या होता है साथियों, जितने भी इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, जॉइंट बोरोवर्स हैं जो कि खुद अपनी ज़मीन में कल्टीवेशन कर रहे हैं, ओनर हैं ज़मीन के, या फिर दूसरी कैटेगरी आती है जो टेनेंट फार्मर हैं जिन्होंने लीज पर ज़मीन ली हुई है, या शेयर क्रॉपर हैं, कई लोग मिलकर किसी जगह खेती कर रहे हैं, तो ये सारे लोग जो हैं एलिजिबल हैं। एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप हैं, ये सारे ये भी एलिजिबल हैं। साथ ही जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ को भी केसीसी में इंक्लूड कर दिया गया है साथियों। लोन अमाउंट क्या है ये साथियों डिपेंड करता है फार्मर्स टू फार्मर और क्रॉप कौन सी बो रहे हैं। साथ ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो सिंगल क्रॉप जो ग्रो कर रहे हैं, तो साथियों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है स्केल ऑफ फाइनेंस कितना रहेगा किस क्रॉप का। और इसमें एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है जो इसमें यहाँ दी हुई है सामने। आपको ये कैलकुलेशन या फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि डिसाइड करती है कि उस ज़मीन पे, यानी कि मान लीजिए कहीं जगह एकड़ पे या बीघा पे, हेक्टेयर पे कितना लोन
बैंक फाइनेंस करेंगे। और साथ ही उसमें क्या होता है, नॉर्मली इनके जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर जो होता है, पहले साल में तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से और एरिया कितना है उस हिसाब से लोन डिसाइड होता है। उसके बाद में जो बाद के जो साल हैं, 2, 3, 4 और 5, पाँचवा जो साल होता है, 5 साल के लिए लोन दिया जाता है नॉर्मली ये। तो उन सभी सालों में ये 10-10% लिमिट इसकी केसीसी की बढ़ती रहती है। और जो फार्मर एक से ज़्यादा क्रॉप अगर ग्रो कर रहे हैं उसमें भी यही है, उसमें भी जो लिमिट है वो फिक्स की जाती है ऊपर के जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसके हिसाब से ही, और क्रॉप्स के हिसाब से कि कितनी लैंड में कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं उस हिसाब से जो है असेसमेंट होता है उसका। और फर्दर सेम क्राइटेरिया है, 10% हर साल बढ़ा दी जाती है। और इसमें एज्यूम किया गया है कि जो जो फार्मर्स हैं वो इस पहली साल में जो क्रॉपिंग पैटर्न उन्होंने अपनाया है, आगे की वर्षों में भी वो सिमिलर क्रॉपिंग पैटर्न अपनाएंगे। टर्म लोन भी दिया जाता है साथियों। इसमें टर्म लोन किस केसेस में दिया जाता है, जो माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं और परचेज ऑफ फार्म इक्विपमेंट, अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, फार्म इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर वगैरह लेना है या और तरह के जो इक्विपमेंट होते हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली या थ्रेशर, कल्टीवेटर, ये सारे जो फार्म इक्विपमेंट होते हैं, मशीन्स होती हैं, मशीनरी, ये भी इसमें कवर होते हैं, उनके लिए टर्म लोन दिया जाता है। और बैंक जो है फिक्स कर सकता है नीड के हिसाब से एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में कि कितना टर्म लोन देना है और कितना वर्किंग कैपिटल देना है, सीसी लिमिट कितनी देनी है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है, लॉन्ग टर्म लोन जो है, लिमिट जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड एंड द बैंक्स परसेप्शन ऑन रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ फार्मर। अब इससे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है साथियों, जो रीपेमेंट है इसका उस पर डिपेंड करेगा कि किसान की कितनी क्षमता है रीपेमेंट करने की। दूसरा ये कि उसका कितना खर्चा, इसमें जो फार्म जो परचेज करने वाला है जो मशीनरी, उसमें कितना खर्चा आएगा किसान का, तो उन दोनों चीज़ों को कंसिडर करके उसके बाद में इसकी लिमिट डिसाइड की जाती है। मार्जिनल फार्मर्स के लिए साथियों 10,000 से लेकर 50,000 तक का फ्लेक्सी केसीसी दिया जाता है, जो कि लैंड होल्डिंग के और क्रॉप कौन सी ग्रो कर रहे हैं उसके हिसाब से होता है। और वही क्रेडिट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको मीट करने के लिए ये दिया जाता है। और स्मॉल टर्म जो लोन इन्वेस्टमेंट है, जाकि जो छोटे जो लोन है, इसमें टर्म लोन भी दिए जाते हैं, जो कि फार्म इक्विपमेंट है या फिर मिनी डेयरी के लिए, या घर के आंगनबाड़ी में कोई पोल्ट्री करना चाहता है, या छोटे मोटे काम जो है ये इनके लिए दिया जाता है। और इसमें ब्रांच मैनेजर जो है वो असेसमेंट कर सकता है कि कितना खर्चा आएगा, अपनी विवेक के अनुसार वो इसमें लिमिट तय की जा सकती है। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ भी साथियों केसीसी का पार्ट बना दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी जो होती है वो लोकल कॉस्ट कितनी आएगी पर एकड़, पर यूनिट, पर एनिमल, उसके हिसाब से जो है, या बर्ड है या एनिमल है, उसके हिसाब से जो है कॉस्ट डिसाइड की जाती है एनिमल हस्बेंड्री में कि कितना खर्चा आएगा, उस हिसाब से फाइनेंसिंग होती है। फिशरीज़ के केस में साथियों वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट इन फिशरीज़ अंडर द स्केल ऑफ फाइनेंस में इंक्लूड रिकरिंग कॉस्ट टुवर्ड्स सीड, फीड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, सीड, फीड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में कितना खर्चा होगा अगर मछली पालन कोई करता है, और बाकी इलेक्ट्रिसिटी में, लेबर में, इन सब चीज़ों में कितना खर्चा आएगा। तो ये सब खर्चा इसका अंदाज़ा लगाने के बाद ही इनका असेसमेंट होता है। और एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पे पशुपालन जो है, उसमें स्केल ऑफ फाइनेंस जो है उसमें कॉस्ट देखी जाती है कि फीडिंग की कॉस्ट कितनी आएगी उन्हें, जानवरों को पालने के, उनको खिलाने की, साथ ही वेटनरी एड जो डॉक्टर जो आएंगे जानवरों के, उन पर कितना खर्चा होगा, और लेबर कितनी लगेगी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो करनी होगी उसमें क्या खर्चा आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंसीडर करने के बाद में इनकी भी वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट डिसाइड किया जाता है। डिसबर्समेंट साथियों केसीसी जो होता है रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट की फॉर्म में होता है, और जिसमें डेबिट और क्रेडिट की रेस्ट्रिक्शंस कोई भी नहीं होती हैं। ड्राइंग जो लिमिट है वो सीज़न, करंट सीज़न, या ये साथ में जो है वो कई सारे डिलीवरी चैनल्स हैं उनके हिसाब से डिसाइड की जा सकती है। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो चाहे तो ब्रांच से ऑपरेट कर सकता है, पैसे निकाल सकता है, जमा कर सकता है, चेक भी जारी हो जाते हैं, चेक के थ्रू वो कर सकता है, केसीसी कार्ड भी दे दिए जाते हैं, इसमें एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, उसके थ्रू भी जो किसान हैं वो पैसे निकाल सकते हैं। साथ ही जो और भी पीओएस मशीन्स वगैरह अगर अवेलेबल हैं उनसे भी इनमें ट्रांजैक्शंस करे जा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से वो इंस्टॉलमेंट जो है इनकी फ़िक्स की जा सकती है। टर्म लोन के केस में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ जो है उसके बाद में उसकी इंस्टॉलमेंट जो है फ़िक्स की जाती हैं।
सिक्योरिटी साथियों इसमें क्या होती है, सिक्योरिटी इसमें अलग से नहीं ली जाती है। जो उसकी किसान की जो क्रॉप्स हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी वही होती है। हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप किया जाता है 1 लाख तक के लोन में, और जो 1 लाख से ज़्यादा है, हालांकि बैंक जो है 3 लाख तक के लोन में कोलेटरल को छूट दे सकता है, लेकिन नॉर्मली 1 लाख तक तो बैंक को देनी देनी ही होती है। 1 लाख तक का जो केसीसी होगा उसमें लैंड जो है वो मॉर्टगेज नहीं होती है, लैंड पे चार्ज क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जो इस 1 लाख से ज़्यादा के जो लोन्स हैं, जो बड़े केसीसी जो हैं, उन केसेस में जो कोलेटरल सिक्योरिटी जो है वो किसान की जो लैंड है उसी पे चार्ज क्रिएट हो जाता है, और इसका ध्यान रखना होता है कि डिसबर्समेंट से पहले वो चार्ज जो है लैंड पे क्रिएट किया जाए। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में साथियों कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, हमने ऑलरेडी अभी देखी हैं, इनमें से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्म मशीनरी है, बुलक्स शीप वगैरह जो खरीदनी है, बैल खरीदने हैं, भेड़ खरीदनी है, जानवर जो खरीदने हैं उनके लिए है। लैंड डेवलपमेंट के लिए है कि अगर मान लीजिए किसी की ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उसमें उसको लेबल करना है या उसमें खाद वाद डाल के उसको उपजाऊ बनाना है तो उसके लिए है। माइनर इरिगेशन के लिए है, पंप सेट वगैरह ट्यूबवेल वगैरह लगाना है तो उनके लिए है। प्लस जो फार्म मैकेनाइजेशन है, उनको कोई मशीनरी खरीदनी है खेती के लिए। और हॉर्टिकल्चर है, पोल्ट्री है, डेयरी है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनके अंडर में एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग की जाती है। और एमएसपी साथियों जो है एग्रीकल्चर कॉस्ट के हिसाब से फिक्स किया जाता है। आपने एमएसपी का काफ़ी जिक्र सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर लेती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम इतना देंगे हम, जो डिपेंड करता है हर एक क्रॉप के ऊपर। अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग जो है एमएसपी होता है। कुछ सारी क्रॉप्स इसमें कवर नहीं है, काफ़ी 22-23 क्रॉप्स हैं इस समय जो एमएसपी के अंडर कवर हैं, और गवर्नमेंट हर सीज़न में उनके रेट्स जो हैं वो डिसाइड करती है टाइम टू टाइम। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे भी रहता है, कई फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि एमएसपी कितना रहेगा। इसमें डिमांड एंड सप्लाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है उसमें, प्लस जो मार्केट ट्रेंड है उसमें मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसका, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और टर्म्स ऑफ ट्रेड जो कैसे रहेंगे, कैसे रहते हैं उसमें एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर केसेस में। और इसमें ये देखा जाता है कि साथियों के 50% मार्जिन जो है प्रोडक्शन के ऊपर किसानों को दिया जाए उसी तरह से। और साथ ही ये भी देखा जाता है कि अगर एमएसपी ज़्यादा रखा गया है तो उसका जो है कंज्यूमर्स जो हैं, मान लीजिए गेहूं के अगर एमएसपी रखा गया है, उसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो खरीद के गेहूं खाएंगे उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर एमएसपी रख देंगे तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको, उनके जो हित हैं वो प्रभावित होते हैं, उनको महंगा सामान खरीदना होगा। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड देखने के बाद में एक प्रॉपर एमएसपी जो है वो निकाला जाता है और क्रॉप्स के हिसाब से उनको रखा जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम साथियों, ये NAIS कहते हैं शॉर्ट में इसको, ये 1999-2000 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और ये रिप्लेस करती है पुरानी जो कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, उसको रिप्लेस करके ये स्कीम लाई गई थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि किसानों को एक प्रोटेक्शन देना, उनको प्रोटेक्ट करना, जो कि कई बार जो नुकसान किसानों के हो जाते हैं, खड़ी फसल जो ख़राब हो जाती हैं जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, कई बार ड्रॉट है, सूखा पड़ गया, या फ्लड आ गई, हेल स्टॉर्म है, साइक्लोन है, या फायर पेस्ट डिजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कोई बीमारियां लग गई फसल में और फसल चौपट हो गई, तो इन सब चीज़ों से अगर जो किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था तो उनको नुकसान को थोड़ा सा इंश्योर करने के लिए, इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनको कुछ मुआवजा, इस केसेस में अगर ऐसा कोई नुकसान किसान को हो तो उनको कुछ मुआवजा दिया जा सके, तो इसलिए ये स्कीम लाई गई थी। तो साथियों इस यूनिट में इतना ही था। एग्रीकल्चर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। केसीसी स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, और आप में से जो भी हमारे साथी रूरल ब्रांच में अगर पोस्टिंग होगी तो उन्हें केसीसी के बारे में, तो एग्रीकल्चर लोन्स के बारे में ज़रूर ही